अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हूँ राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम ख़बरों पर तजज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं। लेकिन मैं एक शॉर्ट समरी देता चलूँ कि प्रोग्राम में क्योंकि फॉर्मेट हमने चेंज किया, अखबारात की ख़बरें अपनी जगह पे, लेकिन कुछ इश्यूज़ हैं जो अखबारात का हिस्सा ही होंगे, उनको उठाया जाएगा और उन पर बात की जाएगी। और लाजम बात है कि जब इश्यूज़ पर बात की जाएगी, मसाइल उजागर किए जाएंगे, तो ऐसे अफराद मेरे साथ होंगे जो इन तमाम मामलात को बड़ी गहराई से और करीब से जानते हैं। और इसी हवाले से आज मेरे जो मेहमान हैं तमाम के तमाम, वो स्टूडियोज़ में हों या चाहे ऑनलाइन हों, वो तमाम वो अफराद हैं जो फील्ड्स में होते हैं और उनका इंटरेक्शन होता है, मामले को बड़ी गहराई से और करीब से जानते होते हैं। मैं सबसे पहले चलूँगा स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, नुमाइंदा सच TV हैं, सज्जाद काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद। सबसे पहले तो आमद का शुक्रिया। मैं जानता हूँ मसरूफ़ियत है और बल्कि आपको तो 8 बजे के बाद बहुत जल्दी होती है कि आपने फील्ड में होना है हर हवाले से, लेकिन थैंक्स अलॉट कि आपने वक्त दिया और प्रोग्राम में शिरकत की। और इसके साथ साथ जो ऑनलाइन मेहमान होंगे जैसे जैसे वो हमें ज्वाइन करेंगे मैं आपसे तारुफ़ कराता जाऊँगा। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं सज्जाद की जानिब। सज्जाद, सूरत हाल हालिया जो है वो कोरोना की है। कोरोना में हमें बहुत सी वबाई मर्ज़ की वजह से बहुत सारे मामलात का सामना है, संगीनियों का सामना है, शिद्दत का सामना है, लेकिन इसमें बहुत सारे इश्यूज़ खुद से रेज़ हुए। नागहानी आफत थी तो ये नहीं पता था कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। आप किसी को फॉलो करते हैं, वो खित्ता आपका नहीं है, उनसे मामूलात आपके नहीं मिलते। तो ऐसे में जो हालिया सूरत हाल है, इसमें एक सिलसिला है तालीम, यानी एजुकेशन का शोबा। तालीम के शोबे में बहुत सारे सूरत हाल हैं। एक तो एकदम से रोक दिया गया, लेकिन उसके लिए बहुत सारा काम भी किया जा रहा है, बहुत सारी स्कीमें तैयार की जा रही हैं, हिकमत अमली तैयार की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे इदारे भी हैं जो इससे जुड़े हुए ज़रूर हैं, लेकिन उनसे कोरोना का कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उनकी अपनी एक कारकर्दगी है। उस कारकर्दगी को मद्देनज़र रखते हुए हम सिर्फ कोरोना पे ब्लेम बाकी मामलात में तो दे सकते हैं, लेकिन बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि एक यूनिवर्सिटी है, किंग हमाद यूनिवर्सिटी। वहाँ के कुछ मामलात जो आप, क्योंकि आप रिपोर्टर हैं, करीब से जानते हैं, लोगों से मिलते हैं, मामले को जानते हैं, उनकी गहराई अंदरूनी खबरें आपके पास मौजूद होती हैं। तो मैं पहले ये चाहूँगा कि किंग यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा ब्रीफ करें। यूनिवर्सिटी का मतलब यूनिवर्सिटी, वो क्लासेस जिसमें आप हाईली जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक उसमें एमफिल कराया जाता है, मास्टर कराया जाता है, और इसके साथ साथ PhD। ये वो तलबा हैं, वो तलब इल्म हैं या वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा अरसा इंस्टीट्यूशन में गुजारा, बहुत सारी डिग्रीज उनके साथ हैं, लेकिन अब यहाँ जब वो पहुँचे जिसके बाद उन्होंने प्रैक्टिकल ज़िंदगी गुजारनी थी, तो क्या हुआ? सर, यूनिवर्सिटी का जब नाम आता है तो एजुकेशन तो ज़ाहिर बात है, और जब मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम आता है तो लगता है ऐसा कि जैसे हम उन ममालिक में शुमार होने चाह रहे हैं जो कि मेडिकल फील्ड में काफ़ी रिसर्चेज वगैरह बहुत आगे तक जाते हैं। और हमारा भी कुछ प्लान इस तरह का लग रहा था जब ये स्टार्ट लिया गया। ये बात है 18 मार्च 2014 की, जब बैरीनी वफ्द किंग हमाद की जो है उनकी सरबराही में आया था। किंग हमाद बिन ईसा इनकी सरबराही में 18 मार्च 2014 को ये पाकिस्तान में इनका वफ्द आया, और उसमें 6 एग्रीमेंट साइन किए गए थे। उसमें से एक एग्रीमेंट ये भी था कि उन्होंने गिफ्ट करने का कहा था, ऑफ़र की थी कि हम एक मॉडर्न किस्म की जो है तिब्बी यूनिवर्सिटी आपको गिफ्ट करते हैं, और उस पर आप भी रिसर्चेस कीजिएगा और हमारा भी उस पर ज़ाहिर बात है नाम रहेगा। तो उस पर उस वक्त के नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद फिर इस पर पेशरफ्त का सिलसिला शुरू हुआ 2 साल बाद 2016 में, जुलाई में। और 2016 में एक उनका वफ्द आया, उनकी बहुत जो है बड़े लेवल डॉक्टर शेका राना बिनते ईसा की जो है सरबराही में ये वफ्द आया। और उस वक्त में 6 बंदे शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान में आकर उस वक्त की हाई लेवल लोगों से मीटिंग की, और उन्होंने ये ग्राउंड रियलिटी चेक की कि हम क्या इस पर लॉन्च कर सकते हैं और कहाँ पे हमने बनानी है। ग्राउंड उन्होंने चेक किया, उसके बाद पाकिस्तान में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो है हेल्थ मिनिस्ट्री थी, स्टेट उस वक्त मिनिस्टर थी हमारी डॉक्टर सारा तारड़ साहिबा, वो थी। उसके साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और फॉरेन मिनिस्ट्री और CD और 2 जो दोनों ममालिक की जो एम्बेसडर हैं, जो एम्बेसियाँ थी, उनको इस कमेटी में एक बनाया गया। और कमेटी का काम ये था कि शफाफियत चेक करना कि किस हद तक काम हो रहा है और किस हद तक पहुँचा है। तो ये उस वक्त ये स्टार्ट हुआ। और उसके बाद फिर 6 जनवरी 2017 को नवाज़ शरीफ साहब ने उसके सफारत खाने के साथ मिलकर, उनकी हाई लेवल डेलीगेशन के साथ मिलकर इसकी एक स्टोन लेड सेरेमनी हुई, बहुत अजीम शान सेरेमनी हुई। उसके पर बड़े मतलब
केक काटे गए और यानी दुनिया ने देखा बड़ा वो कुछ सेरेमनी। ऐसे ही है। उसके बाद जब ये तो वो लेवल था जब तक लग रहा था कि बन रही है। उसके बाद इसमें ट्विस्ट आया कि 2 साल का इसमें टाइम दिया गया था कि 2 साल में इस यूनिवर्सिटी ने बनना था, यानी कि 2019 में इसमें कंप्लीट होना था। इसकी जो उस वक्त एस्टिमेटेड लगाई गई थी लागत थी उस वक्त जो ने सोचा था कि $16 मिलियन थी उस वक्त की, और अब $16 मिलियन $16 मिलियन यानी कि अभी मौजूदा तकरीबन 3 अरब से ज़ायद। तो ये पैसे अलाउट करने थे बहरीन ने और ज़मीन देनी थी पाकिस्तान ने। अभी पाकिस्तान ये ज़री बात है ज़मीन सीढ़िया की थी, और ये जो ज़मीन दी गई थी ये है कॉमसेट यूनिवर्सिटी, और जो है ये बिल्कुल आप आगे आए हैं, ये चकशदात के दरमियान में एक ज़मीन है बिल्कुल साथ ही, बहुत प्यारी और बहुत फार्मिंग के लिहाज से बहुत अच्छी है, ज़री ज़मीन है। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने काश्त वगैरह भी की हुई थी। तो यहाँ पर 80 की दहाई से लोग आबाद थे, 80 की दहाई से लोग यहाँ पर रह रहे थे। और उसके बाद लेकिन जब इसकी अलॉटमेंट हुई उसके बाद 2 साल तक तो कोई कार्रवाई ना हुई, लेकिन उसके बाद 2 साल में ना सिर्फ वहाँ पे एक कोई ईंट रखी गई, ना सिर्फ वहाँ पर कुछ उसको ये तक नहीं किया गया, उसकी मतलब होता है ना कि लिमिटेशन सेट की जाती है, ये एरिया है इस एरिया पे बनेगी, वो भी लिमिटेशन सेट नहीं की, सिर्फ ये कहा गया कि इस एरिया में बनेगी। और 2 साल का दौरानिया था और 2 साल में कंप्लीट होनी थी, और तीसरे साल में इसकी बाकायदा 1000 बंदों को इन्होंने एडमिशन देकर वहाँ पर रखना था, यानी कि इस साल में बाकायदा तौर पर लॉन्च होकर यहाँ पर 1000 बंदों ने यहाँ पर काम मतलब कि उन्होंने तालीम हासिल करना थी। लेकिन हुआ ये कि ना अभी तक ईंट रखी गई, और उसके बाद सीडीए की जानब से कोई नोटिस नहीं दिया गया वहाँ के रहायशी जो 80 की दहाई से वहाँ पर मुकीम थे। और बकौल उन क्या कहते हैं रहायशी कहते हैं कि हमें रात गए ऑपरेशन किया गया और बिना नोटिस की किया गया, और हमारे घर जो पुराने वहाँ पर आबाद थे उनको मिसमार किया गया, और उसके बाद जो है हमें फिर आर्जी तौर पर एक फ़ेक नोटिस दिए गए बकौल उन रहायशियों के, कि हमें फ़ेक नोटिस दे दिया गया कि आपको वो ज़मीन दे दी गई। और ज़मीन जो ली गई कोड़ी दामों ली गई है कि 12,000 इस इस्लामाबाद के एरिया में 12,000 फी कनाल लोगों को कहा गया कि आपको देंगे, लेकिन चंद लोगों को दी। अभी तक कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमें नहीं मिली। नहीं, मैं अगर थोड़ा सा, पहली बात तो ये है कि आप रिपोर्टर हैं, आप फील्ड में होते हैं, सहाफ़ी हैं, पूरी दुनिया यानी जो लोग देख रहे हैं वो सुन रहे हैं, तो लाजम बात है इसके प्रूफ भी होंगे, आपके पास इसका मटेरियल भी होगा। और आप ये बात कर रहे हैं कि 2019 में इसका इफ्तिताह हो जाना था, सारी डील हो गई, अजीम शान एक सेरेमनी हुई बड़ी ग्रैंड किस्म की, ठीक है। उसके बाद जगह की अलॉटमेंट थी, जगह अलॉट हुई, लोगों के साथ जो सलूक किया वो आपने बता दिया, जो उनके साथ एग्रीमेंट हुए वो फेक हुए थे। लेकिन अब कहाँ पे है ये सूरत हाल? अब सर इसके ऊपर तर्जुमान सेहत से भी मैंने रब्ता करने की कोशिश की थी, तो तर्जुमान सेहत के ऊपर भी काफ़ी मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अनप्रोफेशनल हैं मेरे राय के मुताबिक। इससे बेहतर तो पिम्स के तर्जुमान हैं जो कि बहुत प्रोफेशनली, गो कि उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, वो तो मतलब कि हट के होता है ना, एक उनकी वीडियो वायरल हुई है, उसमें क्या है, अगर वायरल हो गई है तो लाज़िम बात है दुनिया भी जानती है। ऐसा ही है, उसमें वो वाइडिये के तराने के ऊपर वो बहुत अच्छी किस्म की डांस करते नजर आ रहे हैं, और वो होता है हर बंदे का ऑफेयर, वो हर चीज़ होती है, लेकिन वो प्रोफेशनली बहुत अच्छे हैं। और डीलिंग के लिहाज से जो उसका काम है तर्जुमानी, वो कमाल की करते हैं। गो के ईडी पिम्स जो है अंसर मकसूद के काफ़ी उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है, शायद उनकी पसंद के नहीं है, लेकिन जब अब तक उनके वो वहाँ पर हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डीलिंग मीडिया के लिहाज से उनको इन्फॉर्मेशन मांगी जाए तो बर वक्त देते हैं। अभी तर्जुमान सेहत के हवाले से बात करें तो मेरे नज़दीक सबसे अनप्रोफेशनल जो हैं तर्जुमान इस वक्त सेहत ही हैं, जो कि शायद जो हेल्थ के जो कारनामे उनका नाम साजिद शाह है, और वो शायद हेल्थ की जो कारनामे उनको डबाने में उनका शायद नाम आगे मेरे नज़दीक। उनसे जब कोई चीज़ ली जाती, वहाँ पे आऊँगा उसी किंग हमाद यूनिवर्सिटी पे, कि उसका जो प्रोसेस है फिर उसको क्या हुआ और कैसे वो सूरत हाल सामने आई। अभी उसमें ये था कि जैसा कि पहले मैंने वाज़ह किया कि 2019 में उसका बाकायदा काम स्टार्ट हो जाना, यानी कि क्लासेस स्टार्ट होनी थी 2019 फॉल में, लेकिन अभी तक तो बनाई ही नहीं गई। अभी वो लोग जो वहाँ के रहायशी हैं वो ये कहते हैं कि हमें फेक बोगस किस्म की नोटिस फॉर्म दिया गया सीडीए की तरफ से, और सीडीए ने हमें ये कहा कि आपको ये ज़मीन दी गई और इसके मुतबादिल जो है आपको अल्टरनेटिव जो इस ज़मीन के है जहाँ पे आप रह रहे हो उसके मुतबादिल ये आपको ज़मीन दी गई। वो ज़मीन फेक फॉर्म पे बनाई गई। उसके बाद 12,000 कनाल फी कनाल खरीदी गई जो यहाँ भी रह रहे थे, जिनके घर गिराए गए ना, इसके कुछ 12,000 कई लोगों को मिले ही नहीं है। और कई लोग ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि हमें धमकियां दी गई कि आपने किसी को बताना भी नहीं। वो बाकायदा उस डायरेक्टर का नाम मेंशन कर रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि उसमें मैं भी काम कर रहा था कि उनका नाम वाकई आता है या नहीं आता। उसके साथ अगर दीगर इसमें देखा जाए तो इसमें अगर काम के वाले से देखा जाए तो ये 2,000 स्टूडेंट का हॉस्टल भी इसमें बनाना शामिल था। इसके साथ साथ 5,000 लोगों ने मतलब कि सालाना जो है इसमें एडमिशन लेना था, उसमें एमफिल की और PhD की और मास्टर तफसील जो है सज्जाद मैं आगे थोड़ा रखूंगा और इस
पर भी हम बात करेंगे। ये जो मामला है यानी तालीम से जुड़ी खबर, 2014 का किस्सा, मामूलात इस पे डन हो चुके थे, हुकूमतें इस पे डन कर चुकी थी, ग्रैंड सेरेमनी हो चुकी थी, लेकिन आगे क्या हुआ इसके लिए सज्जाद मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन मैं अपने दूसरे मेहमानों का तारुफ भी करवाता चलूँ। नुमाइंदा सच टीवी अता हुसैन, ये भी क्योंकि फील्ड में रहते हैं, सहाफ़ी हैं, और सहाफ़ी का यही काम होता है कि वो करीब से जाने मामलात को, उनकी अंदर की खबरें साथ लाए, और ये हमें ज्वाइन करेंगे कराची से। अस्सलाम वालेकुम अता। वालेकुम सलाम। अता, मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपसे गुफ्तगू होगी। मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि कराची के जो हालात हैं उनमें जिन चीज़ों की बहुत शिद्दत से कमी महसूस हो रही है उस पर गुफ्तगू आपसे आगे चलाएँगे। लेकिन मैं साथ ही साथ अनाउंस करता चलूँ कि नुमाइंदा सच टीवी नबील नकवी जो लाहौर से हमारे साथ होंगे, और मैंने जुमला यही बोला था आगाज़ में कि आज वो लोग मेरे साथ होंगे जो फील्ड में रहते हैं, जो करीब से मामलात को देखते हैं। तो इसी हवाले से मेरे साथ नबील नकवी जो हैं वो कोरोना पे उनसे गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम नबील। जी वालेकुम सलाम अदील। नबील, गुफ्तगू हम जारी करेंगे, लेकिन पहले मैं ज़रा अता की जानिब जाऊँगा। अता से सवाल मुझे करना है कि कराची की जो सूरत हाल है, सबसे अहम सवाल, कराची समंदर, पानी, प्यास, लेकिन समंदर के पास होते हुए अगर प्यास ही प्यास है उस पूरे शहर में, जो इतना खूबसूरत शहर है, इतना बड़ा शहर है, लोगों को समोया हुआ है, तो इसकी वजह क्या है कि आखिर प्यास क्यों नहीं बुझ पा रही उस अवाम की, उन शहरियों की, उस शहर कायद के बासियों की? देखें बिल्कुल राना साहब, ये कराची जो है समंदर किनारे आबाद होने वाला एक शहर है, मगर यहाँ के जो बासी हैं वो पानी को की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें आप इब्राहिम हैदरी का इलाका ले लें, कोरंगी का ले लें, लांडी हो गया, मलिर हो गया, गुलिस्तानी जौहर, औरंगी टाउन, सरजानी और दीगर इलाके जो हैं वहाँ पे पानी ही, वहाँ की मकीनों को पानी मैसर ही नहीं है, वो पानी से महरूम हो गए हैं। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी आता है लेकिन वो लोड शेडिंग की नजर हो जाता है, क्योंकि शहरी जो है अभी एक मसले से निकलते नहीं है, दूसरे मसले में घिर जाते हैं। जब पानी आने का टाइम होता है तो बिजली नहीं होती है, तो वो मोटर पानी की कैसे चलाएं, तो यहाँ पे ये भी मुश्किलात उनको देखने में। लेकिन जो दीगर इलाके हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया इब्राहिम हैदरी, कोरंगी, यहाँ 3-3 साल 4-4 साल से जो है पानी ही नहीं है। यहाँ के मकीन टैंकर खरीद कर पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। अच्छा, इन इलाकों में तो पानी नहीं है, मगर इन इलाकों के अहाते के अंदर वाटर हाइड्रेंट मौजूद है, वहां पे पानी आ रहा है, यानी हाइड्रेंट प्लांट भी हैं। जी, वहां पे जो है वो पानी आ रहा है। तो जो वहाँ के मकीन है वो पानी वहां से 2200-3000 का जो है वो एक टैंकर खरीदते हैं। वो पानी जो वाटर हाइड्रेंट से खरीदते हैं वो सिर्फ वो मकीन जो है, जो अवाम है, वो घर के इस्तेमाल के लिए वो पानी होता है, पीने के लिए अलग से पानी उनको खरीदना पड़ता है। अच्छा, ये पानी आम इस्तेमाल में आता है आपके, लेकिन पीने के लिए साफ पानी आपको फिर अलग से ही खरीदना है? बिल्कुल, देखें ना, ये जो वाटर हाइड्रेंट से पानी जो आता है ये बिल्कुल खारा पानी होता है, इसको पिया नहीं जा सकता, ये फिल्टर्ड नहीं होता। और इसके जो पीने के पानी के लिए फिर अवाम मजबूरन जो है वो आरओ प्लांट से और फिल्टर पानी जो है खरीद कर पीने पे मजबूर है। अवाम शदीद परेशान है। उनके ऊपर एक तो कराची जो है मसाइलों में घिरा हुआ है, कहीं कचरा तो कहीं कोई। लेकिन अता, सवाल तो ये है, जितने इलाकों का आपने नाम ले दिया है, यहाँ पे कब से पानी नहीं है? अगर मैं बात करूं गुज़िश्ता रोज की, मैं कोरंगी का इलाका मैरान टाउन वहाँ गए, वहाँ पे हमने लोगों से बातचीत की, तो लोगों का यही कहना था कि 3 साल हो गए, 3 साल से पानी नहीं है। और 3 साल से कबल भी अगर पानी आता था तो वो 2 दिन में एक दफा आता था, 2 से 3 दिन में एक दफा आता था, वो भी फिर वो के इलेक्ट्रिक की नजर हो जाता था। गैर लानी लोड शेडिंग का सिलसिला ये आज का तो नहीं है, पहले से चलता आ रहा है। बिल्कुल, यानी ये सूरत हाल रही है कि बहुत सारे इलाकों में 3 साल से पानी नहीं है, और उससे पहले अगर पानी आ रहा था तो वो पानी भी वक्फे वक्फे से मिलता था, कुछ दिनों के फासलों से। बिल्कुल, जब अभी कोरंगी का इलाका मैरान टाउन है, वहाँ के जो मकीन है उनसे जब हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि 3 साल कबल जो है यहाँ पे पानी आता था, लेकिन 1 से 2 दिन में एक दफा पानी आता था, और जब वो पानी आता तो वो लोड शेडिंग की नजर आ जाता था। उसके बाद अच्छा, उसी कोरंगी मैरान टाउन के आते में एक वाटर हाइड्रेंट भी कायम है, उस हाइड्रेंट पे पानी मौजूद है, लेकिन उन इलाकों के अंदर पानी नहीं है। तो लोग वहाँ पे, वो गरीब आबादी है, इतना बड़ा इलाका है कोरंगी का, वहाँ के लोग जो है महीने में 4 जो है वो टैंकर डलवाते हैं।
अब एक टैंकर अगर 3,000 का है और महीने में अगर उन्होंने 4 टैंकर डलाए तो ये तो 12,000 टन के टैंकर हो गए जो कि घर के इस्तेमाल के लिए पानी आ रहा है। सही, मैं बता इसको तो आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि आपने टैंकर्स की बात की है तो टैंकर की गुफ्तगू भी आगे चलेगी, लेकिन मैं अपने साथ जरा जोड़ूंगा नबील नकवी को, क्योंकि नबील नकवी भी मेरे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में मौजूद हैं। नबील, कोरोना के हवाले से बात करनी है और बात अहम इसलिए है कि एनसीओसी का इजलास हुआ, वहां पे कुछ फैसले हुए, आप भी वहीं पे मौजूद थे, आपने कार्रवाई भी देखी और ये मामलात भी आप जानते हैं, स्मार्ट लॉकडाउन, हॉटस्पॉट एरियाज, वहाँ पे आप घूमते रहते हैं, तो ये जो फैसले हुए हैं उन फैसलों पे थोड़ा ब्रीफ करेंगे। अदिल, एनसीओसी का इजलास हुआ तारीख में फर्स्ट टाइम लाहौर में हुआ, जो इस्लामाबाद के अलावा किसी भी सूबाई दारुल हुकूमत में असद उमर साहब की जो वफाकी वज़ीर है उनकी ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें ऐवान वज़ीर आला में हुआ। उसमें वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, राजा बशारत और यास्मीन राशिद समेत दीगर आला काम ने उसमें शिरकत की थी। उसमें जो फैसले किए गए थे वो ख़ास तौर पर उसको जो मद्देनज़र रखा गया था उसमें मवेशी मंडियों को रखा गया था, जो हुकूमत के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा टास्क हुकूमत के सामने बन के खड़ा हुआ, क्योंकि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक भी और हुकूमती नुमाइंदगान के मुताबिक भी जो बकर मंडियों में, मवेशी मंडियों में जो कोरोना वायरस के फैलने की जो खदशात हैं वो इस वक्त इंतहाई जो है वो बढ़ चुके हैं। लेकिन जो मैं पहले आपको फैसलों के बारे में बताता चलूँ कि हुआ कि मुल्क में इस वक्त 700 से ज़ायद जो है मवेशी मंडियाँ लगेंगी। जिस तरीके से दुकानों की टाइमिंग है सुबह से 7 बजे तक, मवेशी मंडियों की भी यही टाइमिंग होगी, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक जो होगी। SOPs मुख्तलिफ बताए गए हैं, जो आने वाले लोगों का टेम्परेचर चेक किया जाएगा, बगैर मास्क के लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाएगा, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा, मुकामी ज़िला इंतज़ामिया की टीमें खड़ी होंगी, महकमा सेहत की टीमें खड़ी होंगी। इस तरीके से मुख्तलिफ जो है वो किए गए और ख़ास तौर पर जो शहरी आबादी से 10 से 45 किलोमीटर दूर जाके वो जो है मवेशी मंडियाँ लगाई जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि शहर में नहीं ये फैसले हो गए, यानी कोई मवेशी मंडी शहर में नहीं होगी। जी बिल्कुल, कोई मवेशी मंडी जो है इस वक्त शहर में नहीं लगाई जा रही है। एनसीओसी के इजलास के फैसले के मुताबिक 10 से 45 किलोमीटर शहरी आबादी से बाहर जाके जो है मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त दी जा रही है। लेकिन सवाल जो बनता है वो ये कि इस वक्त जो मंडियां लग रही हैं एनसीओसी के फैसले से पहले भी जो लगी, इस वक्त गैर कानूनी मंडियां जो शहरों में फाल होना शुरू हो गई हैं। अगर मैं आपको सिर्फ लाहौर के हवाले से बताऊं तो आज 15 जुलाई है, आज से जो मंडियां थी वो फाल होनी थी ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब की जानिब से। लेकिन जगह जगह हमें व्यापारी नज़र आ रहे हैं, 2-2, 3-3 बड़े जानवर, छोटे जानवर लिए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से SOPs पर पहले अमल नहीं किया गया अवाम की जानिब से या इंतज़ामिया की जानिब से, उस तरीके से नहीं करवाया गया, ख़ास तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन के एरियाज़ में। तो बात की बात है, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, मैं SOPs पे तो बाद में जाऊंगा, जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं इसका मतलब है मंडियां गैर कानूनी लग रही हैं। देखिए, मंडियां जो लग रही हैं वो इस दफ़ा लाहौर में एक जो लाहौर की परमानेंट मंडी है वो शाहपुर कांजरा, उसके अलावा 12 मंडियां लगाई जा रही हैं। ये कोई परमिशन, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया था कि क्योंकि लोगों का हजूम ज़्यादा नहीं लगने दिया जाएगा, इस वजह से जो लाहौर शहर में जो मंडियाँ वो पहले की पिछले हस्ब साबिक जो है तादाद में ज़्यादा लगाई जाएंगी। लेकिन इस साल क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है तो हुकूमत की जानिब से हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मुकाम जगह जगह पे सब जानवर लेके खड़े हो जाते हैं व्यापारी और वहाँ पे सेल परचेज शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारी जो अवाम है, पाकिस्तान की अवाम है, ये हमें ही पता है, आपको ही पता है कि जब एक जगह कोई ख़ास तौर पर बकरा ईद के दिनों में कहीं एक जानवर सेल हो रहा होता है तो वहाँ हजूम लग जाता है, बच्चे जमा हो जाते हैं, लोग जमा हो जाते हैं कि सौदा हो जाए, जो भी हो जाए, वह हजूम लग जाता है। तो हुकूमत की जानिब से ये फैसला इसलिए किया गया था। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि आज जो थी वो फाल होनी थी मंडियाँ, जो गुज़श्ता रात जो फाल हुई हैं लाहौर की 12 मंडियाँ, लेकिन जगह जगह जो हैं आपके वो मंडियाँ लग गई हैं, 2-2, 3-3 लोग व्यापारी खड़े हुए हैं, वहाँ रश लग रहा है। कोई यहाँ पे हमने उसके सामने से पुलिस को मैं आगे चल के इसी SOPs की बात करूंगा कि आखिर मंडियां तो लगा दी गई, इतना बड़ा इजलास था, बड़ी हुकूमती अरकान वहाँ पे बैठे हुए थे, बड़े बड़े आला हुकाम वहाँ पे मौजूद थे। तो SOPs क्या हैं और क्या उन पर अमल दरामद किस तरह कराया जाएगा, आप मेरे साथ ही हैं, हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेकिन मैं चलता हूँ सज्जाद की जानिब। सज्जाद, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से मैं जोड़ूंगा कि उसके बाद तालीम का प्रोसेस शुरू होना था किंग हमाद यूनिवर्सिटी में, तो उसका क्या बना सारा?
सर जैसे कि पहले मैंने मेंशन किया था कि मास्टर्स और एमफिल और पीएचडी तक की जो डिग्री हैं वो उस यूनिवर्सिटी ने देनी थी, और रोज़ाना मतलब हर सालाना जो है 5000 लोगों को इनरोल करना था, और हर साल जो है लोगों को मतलब कि उन्होंने ग्रेजुएट करके निकालना था, और जो कि बहुत अच्छा स्टेप था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्न तिब्बी जो है टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे डॉक्टर्स को मुहैया होनी थी। और अभी भी पाकिस्तान बहुत लायक करता है मेडिकल फैसिलिटीज़ में। उसमें रिसर्चर्स का भी सिस्टम था कि बायोलॉजी कल भी सेपरेट उसका डिपार्टमेंट बनाया गया था कि वो रिसर्चर्स वगैरह स्पेसिफिकली पैंडमिक जैसे भी वायरोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है उसके ऊपर रिसर्चर्स होनी थी, लेकिन होनी थी। तो अभी तो 2019 में कंप्लीट होनी थी, लेकिन अभी तक तो ईंट भी नज़र नहीं आई वहाँ पे। हाँ, एक अच्छा काम उन्होंने किया है कि वहाँ बोर्ड लगा दिए हैं कि ये ज़मीन अब हेल्थ की है। पहले तो बोर्ड नहीं लगे हुए थे, ज़मीन वो ले ली गई, ज़मीन ले ली गई। उससे पहले ये था कि लोग जब वहाँ पे आबाद थे तो लोगों को मतलब कि रात के ऑपरेशन किया गया। पहले होता है नोटिस दिए जाते हैं, उनको टाइम दिया जाता है कि आप अपना अल्टरनेटिव तलाश करो, इस दिन के बाद हम इसके ऊपर मसमार कर देंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है रात के ऑपरेशन किया गया, जैसे कि वो बेचारे डाकू हों, और 80 की दहाई से वो आबाद है वहाँ पर, और 80 की दहाई से जो बंदा आबाद है तो उसको बिना नोटिस के रात के ऑपरेशन किया गया। और बकौल उनके जो रिहायशी हैं वो कहते हैं हमारी मतलब कि घरों चार दीवारी के वो पामाल किया गया और घुस कर वहाँ पर गिराया गया, छतों गिराया गया, बिल्डोजर किया गया। उसके बाद जब जो बंदा करता था, जो मुज़ाहमत करता था, उसको पकड़ के डाला में डाल के सीढ़ी का जो स्पेसिफिकली डाला मशहूर है, जो कि वो सिर्फ रेडियो उनको उठाता है कि जो उनके करीब भी नहीं होती, जो उनके बहुत मारूफ, जो उनको ज़्यादातर पैसे नहीं देते उनको उठा लेते हैं, उनके नाम से मशहूर भी है इस्लामाबाद में। तो वो डाले में लोगों को डाल के ले के जाया गया। उसके बाद फिर उनको सिर्फ ये दिलासे देकर उनको फॉर्म थमा कर बकौल उन रिहायशियों के में फॉर्म दिए गए, और फॉर्म भी फेक थे, और फेक काम हुकूमत लेवल पे किया गया। और दूसरी बात मज़े की ये कि मैंने खुद इस पे काम करने की कोशिश की तो मुझे ये समझ आई कि दोनों हुकूमतें बराबर की मुलव्वस हैं या दोनों नहीं हैं। वो ऐसे कि अगर नवाज शरीफ की हुकूमत उस वक्त अगर इसमें सिंसियर नहीं थी तो वो इसको हाई लेवल डेलीगेशन को ना मतलब कि ना बनाती, ना हाई लेवल डेलीगेशन एम्बेसडर आपके फॉरेन मिनिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व है, पीएम ऑफिस में वो जो कमेटी तश्कील दी गई थी वो शफाफियत के लिए वो कमेटी बनाई गई। और दूसरी बात जो समझ आती है यहाँ से कि अगर तो फिर या दोनों बहरीन की यूनिवर्सिटी, बहरीन लोगों को पता नहीं था बहरीन के जो आला हुकाम है कि बन रही है, किस हद तक बनी है, और मैंने उनसे रब्ता, उनके एम्बेसी से रब्ता करने की कोशिश की, जल्द उसके मौक़िफ़ के साथ मैं दोबारा से पेश हो जाऊँगा। चलें, उनके मौक़िफ़ तो अपनी जगह पे, मैं तो उनका पुरसाने हाल जानना चाहता हूँ कि जिनको रातों रात उठा लिया गया, किसी को अंदर कर दिया गया, किसी को डाले में बैठाया गया, फेक उन्हें फार्म्स दे दिए गए, क्या आपकी उनसे मुलाकात? मेरी मुलाकात हुई, मैंने बाकायदा उनसे सोर्स लिए हुए हैं, और उसके साथ साथ जो दीगर जो लोग हैं वहाँ पर जो मुकीम थे, कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे गाँव में जिनके घर थे वो वहाँ पर चले गए, कई लोगों ने गाँव में ज़मीनें बेचकर यहाँ पे अल्टरनेटिव लिया, और वो भी अभी भी कई लोग ऐसे हैं वो बता रहे हैं कि हमें जो पैसे नहीं दिए गए, हम पैसों के इंतज़ार में लोगों को किस्तें देनी हैं जिनकी हमने ज़मीनें जिनसे हमने ली हैं। तो अभी भी वहाँ पर काम भी जारी है। साथ अगर देखेंगे उस ज़मीन में नहीं, उसके हट के जो लोग जिन्होंने लिए थे, नज़दीक जो ज़मीनें ली थी, वो भी काम वहाँ पे करते नज़र आते। अब अभी कोई विज़िट करना चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री से, उनकी अगर दाद रसी करना चाहे और खुदा न खास्ता, तो वहाँ पे पहुँच कर वो उन लोगों से जान सकता है कि आपकी क्या आपकी गुजर रही है। कई लोग ऐसे हैं वो कहते हैं सर्दियाँ, जब ये ऑपरेशन किया गया था और मज़े की बात सर्दियाँ थी वहाँ उन दिनों में, जिन दिनों में ये ऑपरेशन किया गया था, और लास्ट ईयर के एंड में ऑपरेशन किया गया था। उसके बाद दोबारा से दूसरे इस साल के स्टार्ट में भी किया गया था। सर्दियाँ थी और सर्दियों में लोगों को बेघर किया गया, और लोग 2014 का ये मामला है, हुकूमतें इसमें इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान की हुकूमत है, किंग हमाद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उनका साथ है, इसके अलावा हाई लेवल पर कमेटीज़ बन चुकी हैं। 2020 जा रहा है, 2020 जा रहा है, और अभी तक अमारत क्या ईंट तक नहीं पड़ी। वहाँ बता रहा हूँ, सिर्फ बोर्ड लगाया गया। हाँ, ये चीज़ अच्छी है, बोर्ड लगाया गया, वहाँ पे बताया गया कि ये हेल्थ की अभी ज़मीन है। पहले तो शायद उनको पता नहीं था कि हमारी ज़मीन कौन सी है। और वहाँ पे एक और चीज़ अच्छी ये है कि दोनों जो हुकूमतें हैं उसमें सिंसियर नहीं है, कि पहली हुकूमत अगर सिंसियर होती तो कुछ तो काम करती, ग्राउंड रियलिटी में नजर आता कि यार उन्होंने ये लाने लगा दी है और ये बता दिया कि यार कुछ काम हो रहा है, कुछ मशीनरीज वहाँ पे खड़ी होती है यार दिखाने के लिए, जैसे कई ऐसे मंसूबे हैं जिनमें मशीनरीज वहाँ पे रखी जाती हैं। तो लेकिन ना उस हुकूमत में हुआ ना इस हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन किया। यानी तालीम का एक मंसूबा बनाया गया और हाई लेवल पे वो मंसूबा बना, और उसमें जो अफराद जिन्होंने तालीम हासिल करनी थी वो प्रोफेशनल्स थे, यानी यूनिवर्सिटी बननी थी। तो इसके बावजूद 5 सालों के बावजूद, बल्कि 6ठा साल ये जा रहा है, अभी तक ईंट तक नहीं रखी गई वहाँ पे। बिल्कुल। और
कोई ऐसे मुहर्रकात नज़र आते हैं कि इन द लॉन्ग रन कब तक ये कोई तामीर ही शुरू हो जाएगी और ये प्रोसेस कब तक होगा मुकम्मल? जो चीज़ समझ आ रही है मुझे उसमें मुताबिक ये, अगर इनको बताया जाए कि आपने ये काम करना है, वो सिर्फ इस वक्त फोकस पे हैं कोरोना पर, कि हमने कोरोना पर काम करना है। ये तो 2014 का मामला है ना, कोरोना ने तो आपके चलते काम रोके होंगे और इसमें तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, ये हुकूमत ये कहती है कि पिछली हुकूमत का काम था बनाना, उन्होंने बनाया नहीं, हम बनाने लगे हैं तो कोरोना आ गया। इस हुकूमत का किसी हद तक तो जवाब ठीक है कि पिछली हुकूमत ने बनाना था, लेकिन पिछली ने तो बनाया ही नहीं। इस हुकूमत का दौरानिया भी 2 साल हो गया। इस 2 साल में इस हुकूमत ने उसके बारे में इसलिए नहीं सोचा कि पिछली हुकूमत का काम था, और ये भी उन्हें पता है कि तालीम का मामला है, प्रोफेशनल डिग्रीज देनी है, यानी PhD करानी है, MPhil कराने हैं, मास्टर्स कराने हैं अपने बच्चों को, तो ये सारे का सारा मामला रोका गया है। हालांकि इस हुकूमत ने तो यूनिवर्सिटीज और बहुत सारी बना दी हैं और अनाउंस भी कर दी गई हैं, लेकिन हाँ यानी नहीं, एक तो वो वक्त था, अगर मैं बोलूँ तो वो वजीर PM हाउस में तो बन भी गई थी, वो अनाउंसमेंट के बाद उस पर काम हो चुका था, वो वापस लेना पड़ा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मामला ये है कि ना पिछली हुकूमत ने सोचा, ना इस हुकूमत ने सोचा, और सोचना किन के बारे में था? जो मास्टर्स की डिग्री ले रहे हैं, MPhil और PhD करना चाहते हैं। अभी तक 6 सालों में एक ईंट वहाँ पे नहीं लगी। तो कोई ऐसे स्टूडेंट्स, ये तलबा भी हैं आपकी नज़र में जो इसमें इंटरेस्टेड थे कि उन्हें वाकई यकीन था कि ये काम होगा और हम यहाँ पे अपनी स्टडी कैरी ऑन करेंगे? इसमें तो सर, इसमें यह है कि जो लोग ग्रेजुएट होके आ रहे थे, क्योंकि हाई लेवल थी, मास्टर्स वगैरह थी, और मतलब कि सारे जो हैं मैच्योर लोग थे, तो वो वही लोग थे जो पास आउट होते थे, तभी उनको वहाँ पे शिफ्ट किया। शुरू में तो ये मनसूबा भी ज़रा के मुताबिक बनाया गया था कि गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के जो लोग जो हाउस जॉब्स करते हैं उनको भी यहाँ पर शायद इंटर्नशिप के लिए कहा जाना था, लेकिन अभी तक तो बनी नहीं है। उसमें यह भी था कि जो पास आउट वहाँ से होते हैं, जो अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, उनको यहाँ पर रिसर्च के लिए लाना था इस यूनिवर्सिटी में जो बननी थी। तो इसमें अगर उस वक्त बन चुकी होती, यानी कि अब साल हो चुका होता, तो अब रिसर्च ऐसी होती, कुछ ना कुछ तो हम रिसर्च करने के काबिल होते कि पैंडेमिक जो स्पेसिफिकली भी चल रहा है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो हमारे यहाँ पेशरफ्त होती, कुछ ना कुछ तो हम देख। अगर मैं सादा लफ्ज़ों में बोलूँ तो प्रोजेक्ट जारी है, अगर बोर्ड लग गया है तो प्रोजेक्ट जारी है। 6 साल गुजर चुके हैं और शायद पत्नी कितने साल और कितने साल लगेंगे ये वक्त बताएगा। सजाद, आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। मैं ज़रा अता से पूछ लूँ। अता, आपने अपनी गुफ्तगू में पानी की किल्लत पर, शदीद किल्लत पर इजहार किया कि टैंकर्स का सिलसिला जारी है, तो मैं यहाँ पे यही सवाल रखूँगा कि टैंकर माफिया का क्या किरदार है? यानी क्या वो जो टैंकर्स आ रहे हैं उसमें लफ्ज़ माफिया का इस्तेमाल हो सकता है या नहीं? हाँ जी, देखिए ना, उन इलाकों के आते में, जैसा मैंने अभी आपको तस्वीर किया कि कोरंगी और दीगर इलाके हैं, उनके आते में वाटर हाइड्रेंट्स कायम है। उन हाइड्रेंट्स पे पानी आ रहा है, लेकिन उन इलाकों के अंदर पानी मौजूद नहीं है, और टैंकर माफिया की जो है इस तरह चांदनी हो गई है। और वो जो है पानी पहले अगर 1600-1800 का टैंकर था, तो अब वो टैंकर जो है 2200 से 3000 के दरमियान वो पानी का टैंकर है, जो लोग खरीदने पर मजबूर हैं। और वो पानी वो है जो पी नहीं सकते, वो सिर्फ घर के कामकाज के लिए इस्तेमाल हो सकता है। पानी पीने के लिए टैंकर वाला पानी भी एक तो पीने के काबिल नहीं है, एक चीज, और दूसरा आप कह रहे हैं कि 2200 से 3000 तक की कीमत अदा करना पड़ती है उनको, तो क्या उनकी कुव्वत इस्तात है या कुव्वत खरीद? बिल्कुल, आप देखें ना कि अगर कोई एक खानदान जो है वो अगर पानी का टैंकर जो है महीने में 4 दफा डलवा रहा है, तो उसके अगर 2200 से 3000 का अगर टैंकर आप वैसे ही वो हिसाब लगा ले, तो 12000 के तो उसको टैंकर के पैसे देने पड़ जाते हैं। महीने के जो रोजाना घर के इस्तेमालों में इस्तेमाल होता है, लेकिन पीने के लिए अलग उनको RO प्लांट से पानी खरीदना पड़ता है। वैसे ही लोग परेशान हैं, महंगाई इतनी हो गई है, उसके बावजूद उनको अगर लोड शेडिंग का भी इतना सामना करना पड़ रहा है, उसकी ओवर बिलिंग अलग है, पानी के मसले अलग हैं, लोग शदीद परेशान हैं। लोगों का यही कहना है कि मुंतखब नुमाइंदे हमारे घरों के दरवाजों पे दस्तक तो जरूर देते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं इस इलाके में कि इस इलाके में भी कोई मसला है या नहीं है। नहीं तो अता, कुरंगी जहाँ पे आपने कल सारा दिन गुजारा है, उन लोगों के साथ आपका वक्त गुजरा है, वहाँ पे वो लोग पानी पीने के लिए अलग से ख़रीदते हैं, बाकी इस्तेमाल के लिए अलग से ख़रीदते हैं, तो आप तो वहाँ पे मौजूद थे, आपने देखा क्या उनकी हालत ऐसी है कि वाकई वो इजीली चलो पानी ख़रीद के अपना गुजर बसर कर सकते हैं, या उनके इतने मुतवस्सित तबका या कौन सा तबका आपको नज़र आता है कि वाकई चलो उनका कोई ऑल्टरनेटिव भी ऐसा है कि टैंकर माफिया अपनी जगह पर पैसा खर्च करके वो ये सहूलत ले सकते हैं?
देखिए, असल में कोरंगी जो है एक गरीब आबादी कहेंगे, उनमें से 100 में से चंद घर होंगे ऐसे जो इजीली जो है टैंकर खरीद कर जो है वो अपना गुजर बसर कर रहे होंगे, मगर जो दीगर हैं वो लोग शदीद परेशान हैं। अगर उनको महीने में 4 टैंकर चाहिए होते हैं तो वो 2-3 टैंकर डलवा के अपना जो है कि किसी न किसी तरह से जो है गुजारा करते हैं। वैसे भी कोरोना चल रहा है, डॉक्टर्स ने एहतियाती तदबीर भी बताई हैं और उसमें साथ साथ ये भी कहा है कि मुसलसल जो है अपने हाथ धोते हैं। जब हमारी वहाँ पे बात हुई वहाँ के वकीलों से, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास पीने को पानी नहीं है, हम हाथ कहाँ से धोएंगे। हम खरीद कर पानी जो है महीने में 4-4, 3-3 टैंकर डलवाते हैं, उसके बाद घर का किराया भी अदा करते हैं, बिजली का बिल भी देते हैं, फिर पीने के लिए अलग भी पानी लाते हैं। तो हम क्या मकसद किस तरह अपना गुजर बसर करें। शदीद गम और गुस्से का वहाँ पे लोगों ने इजहार किया और कहा कि मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो वोट मांगने के लिए घर के दरवाजों पे दस्तक लाजमी देते हैं, आते हैं और वादे वही करते हैं जो आज तक वफा लेकिन अच्छा, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसी सूरत हाल में वाटर बोर्ड कहाँ पे है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या किरदार है? उनके किरदार पर कहा जाए तो अगर जब आवाम गम और गुस्से का इजहार करती है, एहतजाज करती है, तो उनको दिलासा देने के लिए इलाकों में विजिट कर लेते हैं वाटर बोर्ड इंतजामिया और फिर उनको दिलासा दे देते हैं कि कल से हो जाएगा, परसों से हो जाएगा। उसके बाद जब आवाम को इतना यकीन दिला देते हैं कि पानी जो है वो बहाल हो जाएगा, आ जाएगा, तो आवाम खामोश हो जाती है। फिर वही 2 से 3 दिन बाद फिर वही होना शुरू हो जाता है कि भाई पानी नहीं है, पानी नहीं है। लोग फिर वही मजबूरन जैसे मैंने बोला कि टैंकर डलवाने में मजबूर हो जाते हैं और इस पूरे उसमें जो है आवाम शदीद परेशान है, यानी शदीद परेशान और पिस रही है। इससे जुड़े मजीद सवालात भी आपसे होंगे, लेकिन मैं जरा नबील नकवी का रुख करता हूँ। नबील, आपने बात की मवेशी मंडियों के हवाले से, फैसला एनसीओसी में किया गया था, आला हुक्काम वहां पे बैठे हुए थे, जो भी सूरत हाल होनी थी एसओपीज डिफाइन की गई होंगी, क्या एसओपीज हैं, कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल अदील, जो एसओपीज जो फाइनल हुई थी वो उसके मुताबिक फेस मास्क, सैनिटाइज़र्स लाजमी करार दिए गए। आने वाले तमाम कस्टमर्स का जो है वो टेम्परेचर चेक किया जाएगा और उसके बाद उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी। बच्चों को इस दफ़ा मंडियों में आने की इजाज़त नहीं दी जा रही क्योंकि सबके घरों में बच्चे हैं। सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो बेचैन होते हैं शौक से मंडियों की जानिब जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो सिचुएशन थोड़ी चेंज है, बच्चों को इजाज़त नहीं दी जा रही। हाँ, उसके बाद जो 50 साल से ज़्यादा उम्र लोग हैं और बीमार लोग हैं उनको मंडियों में जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक जो है वो मंडियाँ लगेंगी। जो व्यापारी हैं वो 7 बजे के बाद जो है जानवर सेल परचेज नहीं कर सकेंगे। ये तमाम वो एसओपीज हैं जो एनसीओसी के इजलास में दरामद के हवाले से क्या इकदाम हैं, यानी एसओपीज पे अमल दरामद के हवाले से अमल दरामद के हवाले से अदील ये इकदाम हैं कि हम 5 से 6 रोज़ कबल जब शाहपुर कांजरा गए कवरेज के लिए, तो क्योंकि शाहपुर कांजरा लाहौर की वो मंडी है जो 12 महीने लगी रहती है। आपको किसी वक्त जानवर चाहिए, आप शाहपुर कांजरा चले जाएं, आपको मिल जाएगी। तो हुकूमत को भी ये पता होना चाहिए था कि शाहपुर कांजरा जो है वो मुसलसल मंडी लगी हुई है, उसका 15 तारीख को इंतज़ार नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम लोग जब गए वहाँ पे कवरेज के लिए तो वहाँ पे मंजरनामा मुकम्मल तौर पे तब्दील था। किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से, जितनी हुकूमत की जानिब से इकदाम किए गए, क्योंकि हुकूमत की जानिब से मामला वहाँ पे हवा हो चुका, एसओपीज वहाँ पे नहीं थी। जी बिल्कुल, एसओपीज नहीं हमें नज़र आई वहाँ पे। जो व्यापारी हज़रात वहाँ बैठे हुए थे वो अपनी मदद आपके तहत अपने तौर पर जो है वो मास्क यूज़ कर रहे थे, सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे थे। वो एक हमें काफ़ी पॉजिटिव स्टेप नज़र आया व्यापारी हज़रात की जानिब से कि वो आने वाले कस्टमर्स को भी पहले वो सैनिटाइज़र से दे रहे थे और जो मास्क का उन्होंने वहाँ इस्तेमाल यकीनी बनाया हुआ था। बहुत कम व्यापारी ऐसे हज़रात ऐसे जो तो वो नज़र आए जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए थे। अब क्योंकि 15 जुलाई आज से जो बात है नबील, ये तो बहुत अच्छी बात नजर आ रही है कि व्यापारियों ने ये सोचा हुआ था और ये इकदाम कर रहे थे। तो अब आपको क्या लगता है कि अब ये सारी की सारी सूरत हाल बाकी तमाम मवेशी मंडियों पे कोई अप्लाई हो रही है, कोई काम हो रहा है? अदिल, मंडियां जो हैं वो आज से, मैंने आपको जैसे बताया ना, क्योंकि शाहपुर कांजरा जो है वो ख़ास तौर पे ईद के दिनों में नहीं लगती, वो 12 महीने लगती। जो आज से मंडियां लग रही हैं 12 या 13 मंडियां हैं। सबसे बड़ी मंडी जो है निश्तर जोन में लग रही है, फिर एलडीए में लग रही है, फिर जो है वो एवेन्यू सोसाइटी पे वाली साइड पे लग रही है, या सगिया पुल पे जो लग रही है, या यहाँ पे जो एसओपीज पर जो अमल दरामद होगा वो आज से पता लगेगा। क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो नए कमिश्नर लाहौर, लोगों का रवैया, लोगों का तावन, उनका रद्द अमल क्या नजर आ रहा है? उनसे तो बात होती होगी। लोगों का रवैया
लोगों का रवैया देखें, हमने ये देखा कि स्मार्ट लॉकडाउन के दिनों में जितना थोड़ा बहुत लोगों की जानिब से ताउन किया जा रहा था, वो दूसरी साइड पे गुस्से में निकल रहा था, क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से जो SOPs बताए गए थे कि इलाकों में नहीं जाया जाएगा, ये जो भी किया जाएगा वहाँ लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। अब ये बकर मंडियों का सीन जो है वो थोड़ा सा इस हिसाब से चेंज है, क्योंकि SOPs पर यहाँ पे अमल दरामद का हमें चाहिए होगा कि हम 100% करेंगे तो 50 या 60% जाके होगा, क्योंकि अगर लाहौर की सिर्फ एक मंडी की बात की जाए जो निश्तर जोन में सबसे बड़ी मंडी लग रही है, वहाँ 7 से 8 लाख बड़ा जानवर बिकने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। तो इतने बड़े लेवल पर लोगों की जानिब से जब तक ताउन नहीं किया जाएगा, SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, या लोग खुद अपनी केयर करके जानवर खरीदने नहीं जाएंगे, तो शायद हुकूमत जितनी भी कोशिश कर ले पॉसिबल नहीं है। अब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो गुज़श्ता रोज़ नए कमिश्नर लाहौर आसिफ लोधी की ज़ेर निगरानी एक अहम इजलास हुआ, जिसमें पूरे ज़िला इंतज़ामिया लाहौर की बैठी, और उसमें उन्होंने ये डिसाइड किया कि महकमा सेहत भी होगा, लाइव स्टॉक भी होगा, सैनिटाइज़र गेट भी होंगे, डिसइंफेक्टिंग गेट भी होंगे। लेकिन जब तक आप ये देख लें कि जब तक आवाम आपके साथ ताउन नहीं करेगी, क्योंकि इतना बड़े लेवल पे मंडियां लग रही हैं, सिर्फ लाहौर में, फैसलाबाद में, पिंडी में, मुल्तान में, जहां लाखों जानवर सेल होगा, वहां पे उसी तादाद से जो लोग आएंगे, तो तब जब तक इस पर SOPs पर 100% अमल दरामद नहीं हो सकेगा, जब तक हम खुद सीरियस नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इंतजामिया जाहिर बजाहिर तो बहुत कोशिशें कर रही है। चले, मैं इस पे मजीद आपसे गुफ्तगू करूंगा। यहाँ पे मेरे साथ सज्जाद मौजूद हैं स्टूडियो में, और सज्जाद, आपकी बीट भी तो सेहत के हवाले से है और आप इसको डील करते हैं, और कोरोना से मुतल्लक मैं सवाल ज़रूर करूंगा। कोरोना की हर सूरत हाल, जैसे आपने देखा कि मवेशी मंडियाँ शुरू होने वाली हैं और इजलास हो रहे हैं बहुत सारे, वहाँ पे SOPs का ख्याल रखना होगा। लेकिन मैं तो ओवरऑल आपसे जानना चाहता हूँ कि कोरोना की मजमूई तौर पे सूरत हाल कैसी है। बहुत जगहों पे हमें ये नज़र आता है कि कोरोना के जो टेस्ट हैं और उसकी तादाद जो है मुतासरीन की, वो बहुत ज़्यादा हो रही है। कहीं जगह पे दूसरी जानब अगर सोचते हैं तो हमें ये पता चलता है कि सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद भी अच्छी खासी हो गई है। तो हम कहाँ खड़े हैं सर? इसमें हर बंदा, हेल्थ के जो मिनिस्ट्री है वो निकालती है अपनी फिगर सेहतयाब होने वालों की, और जो लोग न्यूट्रल होकर सोचते हैं वो देखते हैं कि हम टेस्ट कितने कर रहे हैं, बाकी खत्े में कितने किए जा रहे हैं, उसके बाद हमारे पास केसेस कितने आ रहे हैं, बाकी खत्े में कितने आ रहे हैं। अभी इंडिया के जो केसेस हैं, हमसे उन्होंने बाद में स्टार्ट किया था, वहाँ पे केसेस जो हमारे तकरीबन हाफ थे जब हम उन्होंने हमें कम्पीट करना शुरू किया। अब वहाँ पर तकरीबन 1 लाख डेली की बुनियाद पर जो हैं टेस्ट किए जा रहे हैं, और हमने 20 जून को 31,687 टेस्ट किए थे, और वो दिन और ये दिन, उसके बाद अब तक 30,000 के भी नज़दीक नहीं गए। और बजाय इसके कि हम उसको इनक्रीज़ करें, इस्तदादकार है NCOC में बाकायदा सूबाई सेक्रेटरीज में ये चीज़ की मतलब कि हामी भरी थी कि हमारे पास इस्तदादकार है और हम बढ़ाएंगे। इसमें भी शायद पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत आ रहा है, क्योंकि अभी जैसे कि बिलाल भुट्टो साहब ने भी कहा था कि हमें जो है हम उसको बीट 11,000 तक सिंध लेवल तक जो जा रहे हैं, और बाकी जो यास्मीन राशिद साहबा ने जो अब एक प्रोग्राम में भी कहा था कि हमें WHO ने कहा है कि हम इस हद तक कम करें, तो एक मज़ाक़ा खेज़ वो भी बयान था। लेकिन उसके साथ अगर देखें, मुआवजा किया जाए बाकी ममालिक के साथ, तो बाकी ममालिक रोज़ाना की बुनियाद पर इसको बढ़ा रहे हैं, कैपेसिटी मज़ीद बढ़ा रहे हैं, मज़ीद माइलस्टोन हिट कर रहे हैं, और हम मज़ीद कम हो रहे हैं, मज़ीद कम हो रहे हैं, मुसलसल कम। वजूहात ये हैं कि हम शायद जो नज़र आ रहा है उसके मुताबिक तो ये लग रहा है जैसे हम केस छुपाना चाह रहे हैं, हम केस बताना ही नहीं चाह रहे, और हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि शायद केसेस हमें बहुत कमी आ रही है और हम बहुत इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो मौक़िफ़ तो हुकूमत का तो हो सकता है, कहीं ना कहीं वो ऐसा सोच सकते हैं कि हम ये मेंशन कर दें कि हम कमी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आवाम में क्या इतना शऊर है, या आवाम ज़ाती तौर पे कोई भी शख्स, आम आदमी, या हमने जहाँ पे लोगों को भागते देखा, अब क्या वो पहले बीमारी से भागते थे, क्या अब इलाज की जानब जाना चाहते हैं, या उनके ज़हनों में कोई ऐसा है कि वो टेस्ट करवाएं अपने? सर, एडमिट होने को कोई तैयार नहीं है इस्लामाबाद में। मैं अगर बात करूँ इस्लामाबाद में, खुद मैं रोज़ाना की बुनियाद पर हॉस्पिटल्स का विजिट कर लेता हूँ, तो मुझे खुद मैंने जाकर ग्राउंड रियलिटी चेक की है, लोग एडमिट होने को तैयार नहीं है अभी तक तैयार नहीं। अब दौरानिया अच्छा खासा हो गया, और हुकूमत को तो ये शऊर देना था हर हाल में कि लोगों के जहनों से ये खौफ खत्म कर दे। अगर अभी भी एडमिट होने के लिए लोग तैयार नहीं है तो उसकी क्या वजह? उसमें ये है कि जो बहुत ओल्ड एज के लोग हैं वो उनको ये बताया जाता है कि आपको कोई दीगर बीमारियां हम उनका इलाज कर लेंगे, तो वो किसी हद तक हम ही भर भी लेते हैं ओल्ड एज के। लेकिन जो 40s में हैं या 40 से पहले की जिनकी एज है, वो एडमिट होने को तैयार नहीं है। उनको ये लगता है कि जैसे अभी हमारी इधर मैयत निकलेगी यहाँ से हॉस्पिटल से, क्योंकि लोगों को इस हद तक डराया गया और इस हद तक अमवात भी हुई हैं
स्पेसिफिकली अगर बात करें इस्लामाबाद में, तो पिम्स में जो एहतजाज एक तरफ जारी है, लोग ये भी रोना रोते हैं जो वहाँ पे मरीज़ हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे जो मरीज़ पहले के दाखिल हैं उनकी जिस तरह की देखभाल की जा रही है, इससे बेहतर है कि हम घर में इलाज कर लें, घर में मर भी जाएँ तो शायद हमें कोई दफना देगा, यहाँ पे तो दफनाने के भी पैसे देना पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस कहीं सामने आ चुके हैं जो लोग बताए भी हैं, मैंने एक रिपोर्ट भी किया, उसमें ये भी है कि लोग ये कहते हैं कि हमें पैसे मांगे जाते हैं, यार आपने कोई लाश चाहिए तो पैसे लेके जाओ, बंदा मर तो वैसे चुका है, उनका जो लवाकिन था, जो लवाकिन से पैसे मांगे जा रहे हैं, यार आप पैसे दो तब आप इसकी लाश लेके जा सकते हो, नहीं तो ये भी एक इलीगल एक किस्म का ये लाजम बात है ना, ये कमाई का जरिया बना दिया गया है, हुआ है, और उसमें बाकायदा ऐसा हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप जैसे अपनी बात की टेस्टों के हवाले से, तो टेस्टों की इस्तेदादकार 21,000, 23,000, 22,000, 24,000 इसके ऊपर जा ही नहीं रही। अब टेस्टों की इस हद तक कमी आ रही है, उसके बावजूद टेस्टों को अगर केसेस को अगर देखा जाए तो केसेस में कमी इस हद तक होती है कि जिस लेवल में आप हॉट स्पॉट में करते हो, जब टेस्ट करते हो, रैंडम सैम्पलिंग की जाती है हॉट स्पॉट एरिया में, बाकी जो सैम्पलिंग की जाती है वो सारों पे की जाती है, जो एरियाज आते हैं उसमें टेस्टिंग या सैम्पलिंग की बात जो है ना, उस पर तो मैं ज़रूर बाद में आऊँगा, लेकिन मैं ज़रा अता को अपने साथ रखना चाहता हूँ। अता, बात हो रही थी हमारे पानी की किल्लत के हवाले से, लेकिन पानी से बहुत सारे जुड़े इदारे भी हैं और एक पिटिशन भी दायर की गई इसी हवाले से सेक्रेटरी बल्दियात और एमडी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से 18 जुलाई तक जवाब भी तलब किया गया है। सियासत भी वहाँ पे होती है, हुक्मरान भी वहाँ पे मौजूद हैं, हुकूमत क्या कर रही है, इसके साथ साथ वो इदारा है, इदारा क्या कर रहा है। और थोड़ा सा अगर मैं साथ टच चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक की क्या सूरत हाल है। इतना बड़ा शहर, पानी का अपना अजाब है और दोहरा अजाब है बिजली वाला, और वो 8 से 12 घंटे तक की गायब रहती है, बल्कि 18 घंटे तक ये दौरानिया चला गया। बिल्कुल, देखें ना, इस पे हुकूमत क्या कर रही है आपके सामने, जो कि इलेक्ट्रिक के हवाले से जो सियासी जमातों के एहतजाज हो गए, वो किसी खाते में नहीं लागी कि इलेक्ट्रिक, ऐसी पानी का भी मसला है। अगर हम इलेक्ट्रिक की बात करें दोबारा, तो चंद रोज कबल गवर्नर सिंध और वफाकी वजीर असद उमर साहब ने ये कहा था कि अब गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। एक दिन थोड़ा सा माहौल ऐसे कहा कि इतनी नहीं हुई लोड शेडिंग, लेकिन हुई। लेकिन अब दोबारा जो है वो 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे की जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अगर अवाम के इलेक्ट्रिक की कंप्लेन सेंटर पे कॉल करती है तो उनकी कॉल नहीं उठाई जाती। के इलेक्ट्रिक का कंप्लेन कॉल नंबर जो है वो 118 है, अवाम कॉल करती है, कॉल नहीं उठाई जाती, कभी मसूद जाता है। अगर इत्तेफाकन कॉल उठा भी ली है तो उनकी कंप्लेन तो नोट कर लेंगे। अब वो नोट करने के बाद जो कॉल दूर करने के लिए इलाकों में के इलेक्ट्रिक की गाड़ी आती है, उन तक नहीं पहुंचाई जाएगी। अब जब वो इलाकों में गाड़ी आती है तो जब मकीन वहां के पूछते हैं उनसे कि भाई आप लोग, हमने कंप्लेन कब की थी, ये तो 8 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, उनका कहना होता है कि कंप्लेन सेंटर वालों ने हमें अभी इतला दी, हम अभी आ गए। और बेशतर इलाकों में ऐसा होता है कि गाड़ियां आसपास खड़ी होती हैं लेकिन उनको कॉल नहीं मिलता। जब उनका वक्त पूरा हो जाता है, वो आके पीएमटी का ब्रेकर ऊपर कर देते हैं तो वो लाइट दोबारा बहाल हो जाती है। यानी तो सिस्टम ही इतना फरसूदा हो गया है कि मैसेजेस या कंप्लेंट्स जो हैं वो पास ऑन नहीं की जाती, आगे जो उससे रिस्पेक्टिव लोग हैं, मुतलका अफराद हैं, उन तक नहीं पहुंचाया जाता, तो सिस्टम तक पे कोई काम नहीं हो रहा, चेक एंड बैलेंस नहीं है। बिल्कुल आपके सामने कहाँ से चेक एंड बैलेंस होगा। इतने जो लोग सियासी पार्टियां एहतजाज भी कर रही हैं कि इलेक्ट्रिक शायद इतनी पावरफुल है, हुकूमत से भी ज्यादा पावरफुल है, वो किसी की बात ही नहीं सुन रही है। कंप्लेन लोग करते रहते हैं, कंप्लेन उनकी नोट अगर हो भी जाए इत्तेफाकन तो वो मुतालिका लोगों को नहीं फॉरवर्ड की जाती कि वो आगे इलाकों में जाके जो है वो लाइट कॉल ढूंढें, लाइट को बहाल करें। लाइट नहीं होती, पानी का भी एक शदीद मसला जो है वो आ जाता है, लोग उससे भी शदीद परेशान हो जाते हैं। सही, यानी ये मसाइल तो हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है और दावे और वादे सारे के सारे हवा हो चुके। अता, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त और तजिए का। मजीद में चलता हूँ नबील की जानिब। नबील, बात हो रही थी मवेशी मंडियों की और एनसीओसी के हवाले से, लेकिन मवेशी मंडियों में जो भी सूरत हाल है वो अपनी जगह पे होगी। आज से वो मामला शुरू हो जाएगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस सारे मामले में इक़दामात तो अपनी जगह पे हैं, तिब्बी हवालों से वहाँ पे ऑन द स्पॉट कोई फ़ायदा या कोई भी ऐसे स्टॉल्स या डॉक्टर्स या तिब्बी अमला मौजूद होगा कि कोई नागहानी सूरत हाल ऑन द स्पॉट सामने आती है वो उस टाइमिंग और औकात में कि उसको हल किया जा सके? अदिल, एनसीओसी के इजलास में जो फैसला हुआ था उसमें भी ये फैसला सामने आया था, और जो गुज़श्ता रोज़ कमिश्नर लाहौर आसिफ लोधी उनकी ज़ेर निगरानी जो इजलास हुआ उसमें भी फैसला सामने आया है कि महकमा सेहत के लोग
और महकमा लाइफ स्टॉक के लोग जो हैं उनके कैंप्स लगा के, जो हर मंडियों में मंडी के हिसाब से ये फैसला होगा कि अगर बड़ी मंडी है तो वहाँ 2 से 3 कैंप्स लगेंगे, अगर कोई छोटी मंडी है तो वहाँ 1 या 2 कैंप्स लगेंगे। हर मंडी में कैंप लाजमी लगेगा। अब जहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे अगर कोई आता है और उसका टेम्परेचर, क्योंकि हर आने वाले का जो टेम्परेचर चेक किया जाएगा, अगर उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता किसी का टेम्परेचर ज़्यादा आता है या जो भी उसके आगे होते हैं, अगर उसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकेगी तो उसको सेहत के कैंप की तरफ ट्रांसफ़र करने के इकदाम हैं। ख़ासतौर पर वहाँ पे जो ज़िला इंतज़ामिया के लोग हैं वो उसको दीगर उसके तबीयत के हवाले से उस दरकार जो प्रॉब्लम्स हैं होंगी वो पूछेंगे, और जो भी आगे सिनेरियो होता है उसके हिसाब से वहाँ सेहत के महकमे सेहत के लोग बैठेंगे, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई कोरोना वायरस का मरीज जो अगर मंडी में आना चाहता है तो उसको बर वक्त जो है मंडी से बाहर रोक लिया जाए। ये एक इंतहाई पॉजिटिव स्टेप इस हवाले से है, क्योंकि जब हम मंडी में जाते हैं तो जो जानवर हमने ख़रीदना भी नहीं होता हम उसको वैसे ही चेक लाजमी करते हैं, तो वहाँ से कोरोना वायरस फैलने का जो खदशा जो इस वक्त ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जो हुकूमत के लिए इस वक्त एक बहुत मुश्किल टास्क बन के जो सामने आया है, तो अगर हुकूमत इस पर अमल दरामद करवाने में कामयाब हो जाती है, जो ज़िला इंतज़ामिया के लोग वहाँ बैठेंगे, महकमा सेहत के लोग वहाँ बैठेंगे और हर आने वाले की टेम्परेचर चेक किया जाएगा, उनका मुकम्मल तौर पर चेकअप करके सेट करके उनको जो है मंडी में जाने की अगर इजाज़त दी जाएगी, तो हम ये समझते हैं कि कोरोना वायरस के फैलाव को जो हुकूमत इस वक्त सामने जो इंतहाई एक इम्पोर्टेंट टास्क है और ख़दशा भी अब बहुत बढ़ गया। जैसा कि हमने देखा ईद उल फितर की शॉपिंग के दिनों में जिस तरीके से लोग निकले शॉपिंग करने, और इसी तरीके से लोग मंडियों में निकलते हैं बकरा ईद के दिनों में, तो इस हवाले से अगर ये रश तो मजीद आगे बढ़ेगा, ये सूरत हाल तो नजर आएगी। सजाद, मेरा यहाँ पे सवाल वहीं मैं जाऊँगा वहीं टेस्टिंग पे कि सूरत हाल तो आगे गंभीर है, और मसला गंभीर या शिद्दत या संगीन कहने का ये कतन नहीं है कि हम इसको हावी कर रहे हैं, लेकिन हमें इक़दाम तो करने हैं। असल मामला ये है कि ये इसका इक़दाम या हल उसी सूरत में है अगर ये डायग्नोज हो जाता है, और डायग्नोज करने के लिए आपके पास टेस्टिंग है। टेस्टिंग के मामला आप ये बता रहे हैं कि उनमें भी झोल नज़र आता है, और उससे बड़ा जो झोल है वो ये है कि एक पॉजिटिव आ गया एक लैब से, सरकारी से पॉजिटिव आ गया, प्राइवेट से नेगेटिव आ गया, ये तो प्रोसेस ही दोहरा हो जाता है, और उसके बाद अखराजात का मामला शुरू हो जाता है। ये सारी की सारी सूरत हाल हुकूमत कैसे डील कर रही है? सर ये तो इशू है ना कि अब बंदा जो करवा रहा है गवर्नमेंट्स की लैब से करवा रहा है, उसको बेचारे को पता ही नहीं, कंफर्म नहीं होता कि अगर मैं पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूँ। अगर वो टेस्ट करवा रहा है तो वो इसलिए आ रहा है टेस्ट करवाने के लिए, इसको पता चल जाए कि वो टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फैमिली से एहतियात कर सकता है, या अगर नहीं है नेगेटिव है तो फिर फैमिली में जा सकता है। लेकिन वो अगर वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल बनी है कि वो आगे से पॉजिटिव का भी बताते हैं तो बाकी जो लैब है प्राइवेट लैब वो नेगेटिव कर देती हैं, जब ये नेगेटिव करते हैं वो पॉजिटिव कर देती हैं। अक्सर ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं अभी क्या यानी, और अच्छे खासे लेवल पे हैं, हमने तो क्रिकेटर्स में भी अभी ये तो वो लोग हैं सर जो टेस्ट करवा सकते हैं प्राइवेट लैब में, जो लोग करवाई हुकूमती लेवल पे मतलब कि जो हैं मतलब कि मिडिल क्लास हैं या लोअर क्लास हैं, वो बेचारे तो करवाए हुकूमती लैब से रहे हैं। उनको अगर लगता है कि अभी टेस्ट मेरा पॉजिटिव आ चुका है तो ये सोने पे लकीर है कि बस मैं पॉजिटिव हूँ, उसके बाद उनका जो इशू शुरू होता है वो ये शुरू होता है कि उन्होंने अपने आप को काम भी करना है, आइसोलेट काम भी करना है, और घर में तो कर नहीं से रहे। जो लोअर लेवल के लोग हैं बेचारे, वो एक ही कमरे में रहने वाले जो लोग हैं सर, वो कभी भी पॉजिटिव आते हैं तो एक कमरे में वापस उधर नहीं जाएंगे, वो कहेंगे हम इधर आइसोलेट करो। जब यहाँ पे आइसोलेट होता है, यहाँ पे सूरत हाल ये है कि वाईडीए वाले जो हैं फुल उन्होंने अपने असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, अस्पतालों में इस वक्त एहतजाज जारी है, फंड की खुर्द-बुर्द जारी है, इस वक्त भी फंड्स करवाना है, इस वक्त तनख्वाहों में इजाफा हो चुका है, 29,000 जो है हाउस ऑफिसर है उसकी 29,000 उसमें इजाफा हुआ है, और पीजी जो है उनकी 31,000 तक इजाफा हो चुका है। उसके बावजूद क्योंकि 738 मिलियन एक मरतबा मिले थे, फंड मिले थे हाई रिस्क के लिए, वो कहाँ पे गए? उसकी पर सियासतें वाईडीए वाले कर रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत कर रही है। हुकूमत में भी काफ़ी बड़े लेवल पर जो लोग मौजूद हैं जो भी इसमें सियासत में कर रहे हैं, उसमें ये कई ऐसे हैं कि जो हाई लेवल पे हैं। अभी जॉइंट सेक्रेटरी की जो है सरबराही में एक कमेटी बना दी गई है और जो कि वाईडीए को इस्तेमाल में लेगी और उनके शायद मुज़ाकरात करेगी। हम शोबा सेहत की बात कर रहे हैं, मैं लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ या दोबारा मुझे इसलिए बोलना पड़ गया, शोबा सेहत बड़ा सेंसिटिव मामला है, लोगों की सेहत का मामला है, ज़िंदगी और मौत का मामला है, और इसमें भी सारी की सारी हर जगह सियासत ही है।
यही तो अलमिया है कि हम जबकि ये हर चीज़ में सियासत इसलिए बना ली है कि शायद हमें इसमें कुछ मिल जाए, लोगों ने इसका जरिया बनाया और सियासत का भी। जो वाईडीए वाले हैं उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है ना। वाईडीए वाले तो ऐसे हैं कि उन्होंने एक तंजीमें बनाई है जो लोगों को आगे कर देती हैं, आगे उन डॉक्टर्स को जो नए हैं जिनका हक बनता है उनके कंधे पर बंदूक रख कर चलाई जा रही है, और दूसरी तरफ से हुकूमत भी बिल्कुल नए ली का मुजाहरा कर रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस तरह की देखें, आप उन डॉक्टर्स को एतमाद में लें जो काम कर रहे हैं, जो वाईडीए वाले हैं उनको आप साइड भी कर सकते हो, आप उनको भी साथ लेके चल रहे हो, शायद उनसे भी आपके कुछ मरासम हैं तो आप उनको भी नहीं, कर तो रहे क्या हो। हुकूमत कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना पा रही? बिल्कुल बदकिस्मती यही है कि वो अभी तक बनाने से कास्तर है। अगर बनाती तो बताती कि इस पिम्स में ये डॉक्टर्स हैं, उनकी ये शिफ्ट है या उनके ये हाई रिस्क अलाउंस है, बाकियों के ये, तो ये मामला ही खत्म हो जाए। इस पर अगर कमेटी का मकसद ये होता है कि मुका कर लो बड़े लेवल नहीं, पर। तो आज तक जितने एहतजाज हुए वो सिर्फ तिब्बी अमले के हुए, अवाम कहाँ है? अवाम, यही तो अलमिया है कि अवाम जो है, जो एहतजाज करती है उसको साइड पे कर दी, धक्के मार कर बाहर निकाला जाता है। उसमें कहीं ऐसे, मैं खुद आईनी शाहिद हूँ कि एक ऐसे भी हैं, वो जो लोग बंदा है वो कहता है मेरे जो भाई हैं उनको कोरोना नहीं है, आप उनको चेक तो करो। तो उन्होंने आगे से ये कहा कुछ नहीं है तो फिर क्यों लेके आए हो, अगर कोरोना नहीं है, हम तो कोरोना को चेक कर रहे हैं। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी, यानी ये जवाब दिया जाता है कि अगर कोरोना नहीं है तो क्यों लेके आए हो, उनके पास चेक करना या चेक करवाना उनका कोई वो अहमियत का हामिल नहीं है। हमारे पास आना है तो कहीं से डायग्नोस करवा के आओ कि तुम्हें कोरोना है। और पिम्स में पहले ये हालात थे कि बिल्कुल ओपीडी तो अभी तक बंद है ना, इमरजेंसी ओपन थी और वहां पर सिर्फ लोगों को चेक किया जाता था। कोरोना के जो मुश्तबा मरीज होते थे चेक भी क्या किया जाता था, सिर्फ टेम्परेचर चेक किया जाता था, बाकी उसकी स्वैब ले ली जाता था, अब चले जाओ। और ये उसके ऊपर भी 7-8 दिन लग जाते, 7-8 दिन में तो वैसे भी हो जाता है। नबील से पूछूंगा, नबील ये जो डॉक्टर्स की हड़तालें चल रही हैं, इस्तीफों के मामले हैं, इन सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जितनी आपने मवेशी मंडियों का जिक्र किया है और जितना वहां पे अमला दरकार है, वो अमला आपको लगता है कि वहां पे पहुंच जाएगा? और मुख्तलिफ जगहों पे ज्यादा, यानी जहां जहां पे तो उसका एरिया ज्यादा है तो लाजम बात है कि खपत भी ज्यादा होगी, वहां पे अमला भी ज्यादा चाहिए होगा। तो ऐसी कोई SOP या ऐसे कोई इकदाम आपके सामने आए हैं? अदिल, देखें, जो फैसले हुए हैं वो 2 दिन पहले NCOC के इजलास में हुए हैं और गुज़श्ता रोज़ कमिश्नर लाहौर की ज़ेर निगरानी जो इजलास हुआ उसमें किए गए। अब जैसे मैंने आपको पहले शाहपुर कांजरा का रेफरेंस दिया, वो लाहौर की वक्ती तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ पे तो कोई इक़दाम नज़र नहीं आए। क्योंकि अगर आप 15 जुलाई का हुकूमत वेट कर रही थी तो क्या 15 जुलाई से पहले शाहपुर कांजरा लोगों ने जानवर ख़रीदने नहीं जाना था? लाहौरियों के तो महीने पहले जाके जानवर ख़रीद के ले आते हैं और ले आए। लोगों ने इंतज़ार नहीं किया कि मंडी लगेगी या तो जाएंगे। शाहपुर कांजरा से लोगों ने ख़रीदना शुरू कर दिया था, वहाँ तो कोई इक़दाम हमें नज़र नहीं आए थे। कोई ज़िला इंतज़ामिया का बंदा नहीं था, कोई महकमा सेहत का कोई नज़र नहीं आया, कोई लाइव स्टॉक का नज़र नहीं आया। मैंने आपको पहले बताया कि व्यापारी हजरात खुद जो मास्क और सैनिटाइजर्स वगैरह का जो इस्तेमाल है वो यकीनी बना रहे हैं। अब आज जिसे जो मंडियां फ़ाल हो रही हैं तो उसमें जैसे जैसे फैसले हुए हैं, महकमा सेहत, लाइव स्टॉक और दीगर ज़िला इंतज़ामिया के कैंप्स लगेंगे, जो लोगों को हजूम नहीं लगने देंगे या आने वालों को टेम्परेचर चेक किया जाएगा, SOPs को यानी ये सारे का सारा प्रोसेस जो है वो आज से शुरू होगा। लेकिन सजाद, मैं यहाँ पे भी एक जुमला, महदूद वक्त होगा मेरे पास, कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है मवेशी मंडी? इस तरह यहाँ पे इंतजाम बहुत अच्छे किए जा रहे हैं, लेकिन हमें ये महसूस कन्फर्म नहीं हो रहा कि शहर के अंदर आते हैं, जो हमने बनाई हैं, जो मंडियाँ लगाई हैं, लेकिन या शहर से बाहर हैं। अभी 4 मकाम जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि शहर से बाहर हैं, लेकिन अब भी एक लगाई गई है शख्सियात के पास, वहाँ पर इंतजाम बहुत अच्छे हैं, लेकिन शहर के अंदर है और वहाँ पर SOPs की खुली खिलाफ वर्जियाँ जा रही हैं। वहाँ पर एक थोड़ी सी वो क्या कहते हैं टेंट लगाकर वहाँ पर डिस्पेंसरी सी बना दी गई है जो कि सिर्फ बोर्ड तक महदूद है। इसमें थोड़े इंतजाम इस तरह से किए गए हैं पिछले साल की निस्बत। यहाँ पर सफाई काफ़ी की गई है और लोगों को बताया गया यहाँ पर बकरी मंडी होगी, एहतियाती तदाबीर का फिर भी एहतियात की गई है, होगी यहाँ बकरी, लेकिन बाकी जो वहाँ पर SOPs के ऊपर वो खिलाफवर्जी जारी, वहाँ पर कोई मतलब के इम्प्लीमेंट करवाने वाला नहीं है। वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं मास्क लगा रहे हैं, कुछ किल्लत के बायस मुझे इजाज़त लेना होगी। आपकी आमद का शुक्रिया नबील, आपकी शिरकत का शुक्रिया, और इसके अलावा अता हमारे साथ थे, उनके कीमती वक्त और तजज़िये का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।